तो आज हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं वो है कमरा नंबर 306 के एक शापित पौधे की। वो कमरा वो शापित है साहब। ये शब्द थे हॉस्टल के वार्डन गणपत काका के, और यहीं से इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है। अब इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है गौरव तिवारी। गौरव तिवारी मतलब इंडिया के सबसे माने हुए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक। इनका काम है भूत प्रेत और ऐसी जो भी रहस्यमय चीजें होती है ना, उनकी साइंटिफिक तरीके से जांच करना। तो होता क्या है कि एक सुबह उनके नजर पड़ती है अखबार की एक हेडलाइन पर। हॉकिंस हॉस्टल में एक लड़के पर बेरहमी से हमला हुआ और उसके शरीर पर जानवरों जैसे खरोच के निशान मिले हैं। बस ये खबर पढ़ते ही वो सीधा मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। और यहीं से शुरू होती है कमरा नंबर 306 के उस राज की पड़ताल। सामने था एक बंद दरवाजा, एक बुरी तरह डरा हुआ वार्डन और एक बहुत ही गंभीर चेतावनी। हॉस्टल पहुंचकर गौरव का सामना होता है दो बिल्कुल अलग अलग सोच से। एक तरफ थे गणपत काका जो बुरी तरह डरे हुए थे। उनका कहना था, साहब एक तांत्रिक ने इस दरवाजे को एक मंत्र वाले धागे से सील किया है, जो भी इसे खोलेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और दूसरी तरफ थे गौरव। उनका अप्रोच बिल्कुल साइंटिफिक था। वो मानते थे कि ये जो शाप वगैरह होता है ना, वो बस एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है, और सच क्या है ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। तो दरवाजा खुलता है और अंदर सड़न और सीलन की एक बहुत ही अजीब तीखी बदबू भरी हुई थी। खैर गौरव ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले उन्होंने निकाला अपना EMF मीटर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को पकड़ता है। मतलब माना जाता है कि जहां आत्माएं होती हैं वहां ये मीटर रीडिंग देता है। साथ में उन्होंने अपना इंफ्रारेड कैमरा भी ऑन कर लिया और फिर उनकी नज़र कमरे में रखे एक बहुत ही धूल भरे आईने पर पड़ी। उन्होंने जैसे ही आईने पर जमी धूल को थोड़ा साफ किया ना, अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगी और आईने में उन्हें एक परछाई दिखाई दी। और ठीक उसी पल दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से खटखटाया। वो आवाज इतनी तेज थी कि गौरव एकदम से चौंक गए। वो जैसे ही पलटे दरवाजे की तरफ देखने के लिए, आईने में वो परछाई गायब हो चुकी थी। लेकिन दरवाजा खोलने के लिए बढ़ने से ठीक पहले उनकी नजर कमरे के एक कोने में रखे एक अजीब से पौधे पर अटक गई। कुछ तो था उस पौधे में जिसने उनका ध्यान खींच लिया। तो कमरे की जांच के बाद अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है हमले के सोर्स पर। मतलब ये सब शुरू कहां से हुआ? इसका जवाब पाने के लिए गौरव सीधा अस्पताल पहुंचते हैं उस लड़के से मिलने जो इसका शिकार हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से कोई जरूरी सुराग जरूर मिलेगा। अस्पताल में वो सीधा ईशान के पास जाकर बैठते हैं। ईशान ही वो लड़का था जिस पर हमला हुआ था। गौरव उससे आराम से पूछते हैं, ईशान मुझे सब कुछ बताओ, उस दिन अटैक से पहले क्या क्या हुआ था, सब कुछ। तो ईशान बताना शुरू करता है। वो कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड रोहिणी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। तभी अचानक रोहिणी स्क्रीन पर देखकर घबरा गई और चिल्लाई कि उसके पीछे कोई खड़ा है। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। जब गौरव ने और कुरेदा तो ईशान को कुछ याद आया। उसने बताया कि हमले से ठीक 2 दिन पहले वो और रोहिणी एक पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। वहां उन्हें एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनोखा पौधा दिखा और बस वो उसे मिट्टी समेत उखाड़कर अपने हॉस्टल रूम में ले आया। जैसे ही गौरव ने ये सुना, उनके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि ये स्पिरिट बाइंडिंग का केस है। स्पिरिट बाइंडिंग मतलब एक तरह की तांत्रिक क्रिया होती है जिसमें किसी आत्मा को, किसी रूह को, किसी चीज के साथ, जैसे इस केस में पौधे के साथ, हमेशा के लिए बांध दिया जाता है, उसे ट्रैप कर लिया जाता है। तो अब जब असलियत पता चल चुकी थी तो उस साये का सामना करने का वक्त आ गया था। गौरव पूरी तैयारी के साथ एक फाइनल शोडाउन के लिए वापस उसी कमरे में लौटते हैं। कमरे में घुसते ही हवा एकदम ठंडी और भारी महसूस होने लगती है। माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। गौरव अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन करते हैं और पूछते हैं, क्या यहाँ मेरे और गणपत काका के अलावा कोई और भी है? और उनके सवाल पूछते ही जोर से आईना टूटने की आवाज आती है और आईने से एक काला गाढ़ा धुआं निकलता है। वो हवा में घूमता है और सीधा सीधा गणपत काका के चेहरे की तरफ लपकता है और उनके अंदर समा जाता है। गणपत काका का शरीर एकदम अकड़ जाता है। उनकी आंखें वो पूरी की पूरी काली हो जाती हैं और फिर उनकी आवाज में नहीं बल्कि एक बहुत ही भारी और डरावनी आवाज में वो कहते हैं, ये कमरा अब मेरा है।
अब सोचिए जरा, ऐसी सिचुएशन में एक भूत के सामने एक इंसान की क्या बिसात, उसके पास क्या ताकत हो सकती है? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। और इस केस में कमजोरी थी वो चीज जिससे उसे बांधा गया था। देखिए, किसी भी आत्मा की ताकत होती है उसकी आजादी, लेकिन जिस चीज से उसे बांधा जाता है ना, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और यही सोचकर गौरव एक पल भी नहीं गंवाते। वो झपट्टा मारकर खिड़की के पास रखे उस पौधे के गमले को उठा लेते हैं और चिल्लाते हैं, रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस पौधे को यहीं खत्म कर दूंगा। और ये धमकी काम कर जाती है। वो काली शक्ति फौरन गणपत काका का शरीर छोड़ देती है। तो अब आखिरी काम बाकी था, उस बुराई को वापस वहीं पहुंचाना जहां से वो आई थी। इस शाप को पूरी तरह तोड़ने के लिए उन्हें वापस उसी पहाड़ पर जाना था। गौरव और गणपत काका वापस उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो जगह मिली जाती है जहां से ईशान ने वो पौधा उखाड़ा था। गौरव बहुत ध्यान से उस पौधे को वापस मिट्टी में लगा देते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर किसी और चीज पर पड़ती है। उन्हें दिखता है कि वो सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वहां एक गहरा राज दफन था। जमीन पर एक गोल घेरा बना हुआ था, उसके अंदर अजीब से निशान और त्रिकोण थे, और बीचों बीच जली हुई राख पड़ी थी। मतलब साफ था, किसी ने यहाँ कोई तांत्रिक पूजा करके इस पौधे के जरिए किसी आत्मा को बांधा था। खैर, गौरव ने उस पौधे को वापस तो रख दिया, शाप को वहीं लौटा दिया, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है। किसी बुराई को उसकी जगह पर वापस रख देने का मतलब ये तो नहीं कि वो खत्म हो गई, है ना? तो अब क्या होगा जब कोई और उस पौधे को वहां देखेगा और उसे उठा लेगा?